नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका भंबू सर हिंदी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र का मैथ का जो पोर्शन है ना 7-8 नंबर का, वो अपने शुरू करने जा रहे थे। कल अपनों ने इसको शुरू कर लिया था, ठीक है ना। शुरू कर लिया था, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आपको मिल गई होगी। तो आज की जो क्लास है वो अपनी सेकंड क्लास रहेगी, किसकी? नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास रहेगी। जो भी स्टूडेंट नए हों उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इससे पहला वाला वीडियो मेरा जरूर देखें, वरना आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा। पहले वाला वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जितने भी लाइव आने वाले स्टूडेंट हैं 1 बजे वो लाइव आ जाए, ऐप के अंदर हो चाहे यूट्यूब के ऊपर हो। उम्मीद करता हूँ आपको है ना अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जितना मैंने इस पीपीटी में टाइम लगाया है उस हिसाब से आपको अच्छा समझ में आ जाना चाहिए। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, सभी सब्जेक्ट के लिए लगभग लगभग समान ही रहता है। तो आपको मैं ये बात बताना चाहता था कि अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट से आपका कोई मैथ्स के साथ मेरे को नहीं लगता कोई वास्ता है या रहा होगा, कि मैथमेटिक्स का आपसे आपके एग्जाम से क्या लेना देना। तो इस हिसाब से है ना मैं ये मानूंगा कि एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन करवा के कुछ हासिल नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी आनी है, ज्यादा से ज्यादा आपके थ्योरी आएगी। तो आप कैलकुलेशन की बजाय ज्यादातर थ्योरी समझने पे ध्यान दें। अगर आपने थ्योरी समझ ली तो कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक ही आ गई। आप ये मत समझना कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरे को ये फायदा हो जाएगा। आपको थ्योरी समझने पे ध्यान देना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। 7 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, सातों के सातों सिर्फ देख के टिक करने थे, कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ और नहीं। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया था, उसके अंदर ये बोला था कि इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसका आंसर था उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसने थ्योरी समझ रखी थी ना, उसने ये कैलकुलेशन करने की जल्दबाजी करने की बजाय सीधा कैलकुलेशन नहीं करनी थी, और सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पड़ेगा इस पे टिक किया था। ठीक है ना। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो इसको है ना लाइक जरूर कर देना भाई। लाइक करने से क्या है, जरूरतमंद तक वीडियो जरूर पहुंचेगी, ठीक है ना। शेयर भी कर देना अगर आपकी मर्जी हो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वरना वीडियो सजेस्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। जो मैंने पीपीटी बनाई है उसका मेरे को हक मिल जाए, बस इतनी बात है। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। कल अपनों ने क्या पढ़ लिया था? कल अपनों ने क्या पढ़ लिया था वो मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट आ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है भाई। जिसको समझ में आए बढ़िया बात है, जिसको समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल अपनों ने ये चार्ट कर लिया था, थोड़ा सा रिवाइज करवाना हो तो रिवाइज करवा देता हूँ। प्राकृत संख्या बोलते हैं, एक से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 आगे तक चलती जाएगी, ठीक है जी। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होगी, बस इसमें 0 और ऐड हो जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। 4 5 6 वगैरह वगैरह आगे तक चलती जाएगी। जितनी देर अपने लिखने की कैपेसिटी है उतनी देर चलती जाएगी भाई। पूर्णांक में 0 भी आएगा और प्लस वाले माइनस वाले दोनों आएंगे। प्लस का, माइनस का 3, प्लस का, माइनस का 4, प्लस का, माइनस का 5, इस तरह से +- 4 5 6 आगे तक चलता जाएगा। परिमेय संख्याएं किसको बोलते हैं? जो p बटा q रूप में लिखी जाए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p q पूर्णांक होने चाहिए, और आपस में नहीं कटने चाहिए, यानी सापेक्षिक अभाज्य होने चाहिए। अपरिमेय किसको बोलेंगे? जो p और q के रूप में नहीं लिखी जा सके, p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सके, तो इसको कैसे रूप में कैसे लिखना है? तो अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अंडर रूट p के रूप में लिखी जाएगी, p का मतलब होगा अभाज्य, ठीक है जी। वास्तविक संख्याएं किसको बोलती है बोलते हैं? कर दिए शेयर, कर दिया शेयर, थैंक यू जी। वास्तविक संख्याएं किसको बोलते हैं मैं आज करवाऊंगा, लेकिन आपको सिंपल सिंपल ऐसे पता लग रहा होगा। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सारी वास्तविक संख्या में आ रही है। देखो, ये वास्तविक संख्या के नीचे सारा कुछ है ना, ये जो चीज है वास्तविक संख्या की है सारी। तो ये मैं ये बोलूंगा कि काल्पनिक संख्या को छोड़ के सारी संख्या वास्तविक ही होती है।
सारी जो आप संख्याएं पढ़ते हैं ना, वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं। ये अपने को आज पढ़नी है। तो कल अपनों ने कहां तक किया था ये देख लो, ये बता दिया कल। ठीक है, ये क्वेश्चन किए थे। इसको डिटेल से पढ़ा था, परिमेय अपरिमेय संख्या को। ये दोनों परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है। तो आपके तो ये नंबर तो ओके हो गए। इसके बाद थोड़े प्रैक्टिस किए थे, महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ी थी। तो आज से अपने अब शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले भाई सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष मंगलमय हो सभी के लिए। ठीक है ना। दशमलव प्रसार के ऊपर एक टेबल बना दी, जिसको थोड़ा सा और क्लियरली करना हो उसके लिए मेहनत आपकी कम लगेगी। अगर आपके पास पीपीटी होगी, पीपीटी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। शांत दशमलव परिमेय संख्या। अब देखो दशमलव जो प्रसार होगा ना, वो दो तरीके से होगा, शांत और अशांत। शांत यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो कैटेगरी और आएगी। एक तो अशांत आवर्ती दशमलव होगा और एक अशांत अनावर्ती दशमलव होगा। आवर्ती का मतलब सेम आवर्ती आएगी पॉइंट के बाद। इसमें पॉइंट के बाद देखो सेम आवर्ती नहीं आ रही, तो इस हिसाब से भी बांट सकते हैं। तो इस टेबल से क्या पता चलेगा कि परिमेय संख्या है, और यहाँ पे क्या परिमेय संख्या, शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव को। तो इस टेबल के माध्यम से मैंने अच्छा समझाने का प्रयास किया है। तो ये टेबल आपकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, बिल्कुल साफ साफ। ठीक है ना, साफ साफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। भांबू सर हिंदी क्लासेस की ये वाला लोगो लगा होगा। अब अपने काम की बात पे आते हैं सारे। 6 मिनट हो गए, जो आने वाले थे लाइव आ चुके हैं। देखो गैर शांत, ये एग्जाम में आया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 वाले में। इसने बोला है गैर शांत गैर पुनरावर्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, कल पूरे दिन मैंने यही तो करवाया था। अपरिमेय अपरिमेय इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो वो भी लिख लो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 2022 के अंदर है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। कि जो दशमलव प्रसार है ना, वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता परिमेय संख्या का, इनमें बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो अभी करके आए हैं। किसका है, अपरिमेय संख्या का है। अपरिमेय संख्या का है। इसने पूछा है परिमेय संख्या का। सात होता है भाई, बिल्कुल होता है। अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन यहाँ पे रिपीटिंग नहीं आया। नॉन रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग लिख रखा है। इसमें देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अपरिमेय संख्या का है। तो इसने पूछा है नहीं है, तो डी ऑप्शन टिक कर देना। ठीक है ना। आगे देखो, दो क्वेश्चन हो गए। अब आगे दोस्तों वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अपने किसको बोलते हैं, समझ लो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, जो जो अपने पढ़ते रहते हैं। उषा जी नमस्ते। सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिनमें जिन्हें आर से प्रदर्शित करते हैं। सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, जिन्हें आर से प्रदर्शित करते हैं। अभी टेबल दिखाई थी ना आपको, ऐसे यहाँ पे लिखा था वास्तविक, रियल। यहाँ पे लिखा था परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय। तो सभी परिमेय अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या बोलते हैं। दोनों को मिला देना, वास्तविक संख्याएं आ गई। लेकिन मेन बात यहां है, ठीक है, मेन बात क्या है कि इनका अगर मैं वास्तविक संख्याओं का वर्ग करूं, वर्ग करने पर धनात्मक संख्या आती है। वर्ग करने पर धनात्मक संख्या आती है। अगर धनात्मक संख्या नहीं आए तो वो वास्तविक संख्या नहीं मानी जाएगी, वो काल्पनिक संख्या मानी जाएगी। कैसे, 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 25 आ गया। -5 का स्क्वायर करूं तो भी 25 आ गया। कैसे, -5 का स्क्वायर, देखो इतना तो कर ही सकते हो कि -5 को -5 से गुणा करोगे तो 5 का 25, माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का 25 धनात्मक संख्या आ गई ये तो। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 आ गया। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आ गया। अंडर रूट 7 का स्क्वायर करोगे 7 आ गया। अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, साधारण सी बात है। ठीक है ना। तो ये सारे परिमेय संख्या के उदाहरण हो गए, सारे के सारे परिमेय संख्या के उदाहरण हो गए। सही बात है ना, सही बात है या नहीं है। सारे के सारे परिमेय संख्या के उदाहरण है। आगे देखो, काल्पनिक संख्याएं।
अब सर आप ये पूछना चाह रहे होंगे कि सर सारे वास्तविक संख्या के उदाहरण बताए तो काल्पनिक संख्या का क्या मतलब होता है? जिनमें पूर्ण वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। देखो अंडर रूट 2 है, इसको मैं यहां दिखाता हूं कि मान लो अंडर रूट माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो माइनस गुणा है, एक 2 गुणा है। इसको अपने अलग अलग करके लिख लो, ये लो -1 गुणा अंडर रूट 2। इन दोनों का गुणा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक का तो अंडर रूट कर दिया, एक आ गया, लेकिन -1 का जो अंडर रूट होता है ना, उसको बोलते हैं आयोटा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको कैलकुलेशन में आप अड़ जाओगे कि सर माइनस का अंडर रूट आ गया, इसका मैं क्या इलाज करूं। अंडर रूट -1 का मतलब होता है आयोटा, जो एक काल्पनिक संख्या होती है। तो अगर मैं इसका वर्ग करूं, अंडर रूट 2 के स्क्वायर का वर्ग करूं, तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये जो संख्या है ना, वो वास्तविक संख्या नहीं रहेगी, काल्पनिक संख्या बनेगी। अगर इसको सोल्व करोगे तो अंडर रूट 2 आयोटा आ जाएगा, अंडर रूट 2 आयोटा आ जाएगा, सही बात है। और वर्ग करने पर ये आ जाएगा। तो ये काल्पनिक संख्याओं की परिभाषा है। यहाँ अंडर रूट -1 काल्पनिक संख्या है जिसे आयोटा से दर्शाते हैं। अंडर रूट 10 का मतलब माइनस, सॉरी 10 आयोटा ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे कर दो, इसको काटो, अंडर रूट 10 आयोटा भी लिख सकते हैं। ये अपने सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ जानकारी के लिए करवाया है, ये आपको नहीं करना। आप बस इतना पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर आयोटा होता है, वो क्या चीज है। ठीक है सर जी, आपने बहुत अच्छा बताया है, मैंने दोबारा क्लास देखी थी कल, थैंक यू जी। विनोद कुमार नमस्ते सर। देखो मैंने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से मैथमेटिक्स को आसान बनाने की ट्राई की है। अपनी जो पीपीटी है ना, मैंने राजस्थान की सभी वीडियोस को चेक किया था, चाहे वो बड़ी बड़ी कोचिंग में करवाया हो, चाहे कैसे भी करवाया हो। अपने जैसे डायग्राम बना के थ्योरी से जो पीपीटी मैंने की है ना तैयार, 5 घंटे मेरे को लगे थे। वैसी पीपीटी राजस्थान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने सारा राजस्थान की एकेडमीज की, या जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सभी की नोटबुक मैंने लगभग लगभग बड़ी बड़ी नोटबुक देख ली। ठीक है ना, खुद से तैयार की है, सारी पीपीटी कलरफुल बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, आज यूट्यूब के ऊपर डालूंगा क्लास, तो वहां आप अपना जरूर जरूर अपना जो आपका जो मत है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है ना। निम्न में से वास्तविक संख्या नहीं है, निम्न में से वास्तविक संख्या नहीं है। निम्न में से वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है? देखो सारों का स्क्वायर करो, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही आएगा, 3 3 9 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, वास्तविक संख्या है। अंडर रूट देखो, 18 अंडर रूट 3 है, इसका अगर मैं वर्ग करूं, वर्ग करने पर धनात्मक संख्या आनी चाहिए। 18 को तो देखो 18 से गुणा कर ही देंगे, अंडर रूट 3 है ना, वो 18 गुणा 3 रह जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो 3 गुणा 3 कर देते, मतलब कोई ना कोई धनात्मक संख्या आएगी। 18 को 18 से गुणा करके इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। अंडर रूट 71 है ना माइनस का, उसका स्क्वायर कर लो, तो माइनस का 71 बचता है, माइनस का 71 बचता है। तो ये तो संख्या काल्पनिक संख्या मानी जाएगी, वास्तविक संख्या नहीं मानी जाएगी। पूछा है नहीं कौन सी है। अब ये चीज मैं चेक कर लेता हूं, देखो -8 अंडर रूट 3 है, इसका करो स्क्वायर, स्क्वायर करके ही चेक करना है। इसका करो स्क्वायर, तो देखो ऊपर स्क्वायर है तो माइनस का तो स्क्वायर का रोल ही नहीं रहा। फिर जो 2 बार माइनस गुना होगा प्लस का हो जाएगा। 8 8 64 गुणा, इससे रूट हट जाएगा, 64 को 3 से गुणा करो तो भी धनात्मक संख्या आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगा कोई। तो सिर्फ इसी में नेगेटिव आ रहा है, बाकी सभी में पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑप्शन अपना अंडर रूट 71 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था, पेपर के अंदर पूछा था, आसान क्वेश्चन था, इसको चेक करना था, वर्ग करके चेक करना है। ठीक है ना, वर्ग करके चेक करना, लिख दूं, वर्ग करके चेक करो बस। आगे देखो, सम्मिश्र संख्या किसको बोलते हैं नहीं पढ़ना, बस आपको इतना बताऊं, सम्मिश्र संख्या किसको बोलते हैं, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का समूह होता है ना। अब देखो इसमें एक एग्जांपल है, 4 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा। आयोटा वाला मैंने बताया था, ये तो वास्तविक संख्या हो गई 4, और ये होगी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या को मिला दिया, क्या बन गया, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स।
जोड़ा, समिश्र, कुछ भी, कोई भी नाम ले लो। आपको बस वो टेबल पूरी पता होनी चाहिए। अब देखो वो चार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है जो मैंने आपको कल बताया था। चार्ट में सारी चीजें बता दी मैंने आपको अच्छी तरह से, विद एग्जाम्पल, भर भर के एग्जाम्पल है। अभाज्य संख्याएं या कंट संख्या किसको बोलते हैं? भाज्य और अभाज्य पढ़ना बहुत जरूरी है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो दो और खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो, दो के अलावा और खुद के अलावा किसी से विभाजित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं लिखूं ना तो वो क्या आएगा? जैसे मान लो, अब मैं कुछ संख्याएं लिखता हूँ, 0, 1, 2, 3, सारे इधर ध्यान देना, 4, 5, 6। अब आप इनमें से ये कंफ्यूजन रहेगा कि जीरो कौन सी है, अभाज्य वगैरह वगैरह। देखो क्या लिखा है, वे प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्या की बात आ रही है तो जीरो का तो कोई मैटर ही नहीं रहा, काट दो। प्राकृत संख्या की अगर बात आई तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या ही नहीं होती। एक क्या है? एक क्या है भाई? एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। ना भाज्य और ना अभाज्य, ना अभाज्य। सही बात है। अब आपसे ये पूछेगा एक कौन सी संख्या है, मैं आप बोलोगे ना भाज्य ना अभाज्य, जीरो परिभाषित ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याएं होती है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो एक से और खुद से के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो रही। एक का भाग दे सकते हैं, दो का भाग दे सकते हैं, और किसी का नहीं दे सकते। तीन में एक का भाग दे सकते हैं, दो का भाग नहीं दे सकते, तीन का भाग दे सकते हैं। यानी एक और खुद के अलावा, एक व खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। चार के अंदर जाएगा, ये भाज्य संख्या हुई। छह में जाएगा, भाज्य संख्या हुई। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह आपको देखना है। ठीक है जी। अब देखो एग्जाम्पल, देखो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31। नोट एक ने तो अभाज्य संख्या और नहीं भाज्य संख्या है। अब ये वाली चीजें है ना, इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना, रट्टा नहीं मारना है। जितना याद हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दो, इन दोनों का तो मैट्रिक खत्म हो गया। इन दोनों का तो ये लो मैट्रिक खत्म हो गया। किसका? 0 और 1 का। 0 और 1 का तो मैट्रिक खत्म है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं यहाँ पे अभाज्य संख्या लिख देता हूँ आपके लिए। देखो 2, 3, 4, 4 नहीं आएगा, 2, 3, 5, 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, 14 भी कटता है, 15 भी कटता है, 16 भी कटता है, 17 नहीं कटेगा। इतने बहुत है एक बार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, क्योंकि इसके बाद तो 2 अंक शुरू हो गए ना। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। कर सकते हो ऐसे तो, कि दो, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, एक अंक की सबसे, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 11 है सबसे छोटी, और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। क्योंकि देखो लास्ट में, देखो 100 आएगा, मान लो 100 आएगा। 100 तो 3 अंक की हो गई, ये 2 पूछ रहा है। 100 से पहले 98, 98 तो विभाजित हो रहा है 2 से। 99, 99 3 से हो रहा है, 98 2 से हो रहा है, 97 नहीं हो रहा। तो ये 97 लास्ट वाला बच जाएगा कि दो अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है, तो 97। तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1000 तो 4 अंकों की हो जाती है। 999 कटता है, 998 कटता है, 997 नहीं कटता, तो 997 आ गया। तो ऐसे करके है ना, इन सभी को आप बिना रट्टे आप अपने कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आपसे बस इतना ही पूछता है कि वहां तक कि कितना होगा, कितना होगा। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, मेन बात यहां है बस। इस पे क्वेश्चन बना था, भाज्य की जगह यौगिक लिख दिया था, संयुक्त लिख दिया था। तो यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, बात एक ही है। वे संख्या है जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड संभव है। कहने का मतलब है विभाजित होगी दो या दो से अधिक भागों में। चार दो से विभाजित होगा, ये तीन से, दो से, तीन से, दो से, पांच से, ऐसे। अगर मैं 10 को लिखना चाहूं
इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, यानी दो से या दो से अधिक गुणनखंड संभव है। या यहाँ पे मैं एक बात लिखूं 12, तो 12 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 4, 4 × 3 = 12। देखो दो से ज्यादा गुणनखंड संभव है। 14 लिख के देखो, 2 गुणा 7, 15 5 × 3 = 15 है। और ये देखो 16 लिख के देखो, दो को दो बार से, दो दो दूने 4, 2 दूने 8, 2 दूने 8 दूने 16, तीन से ज्यादा गुणनखंड संभव हो गए। अब देखो इस तरह परिभाषा संतुष्ट हो रही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। थोड़ा छोटा है, क्वालिटी डाउन होगी तो अगर आप हाई करके देख लेना, आपको ढंग से समझ में आना चाहिए। सबसे छोटी है भाज्य संख्या 4, विषम भाज्य संख्या 9। सम और विषम तो पढ़ के आए हैं अपने। 1 से 25 तक भाज्य संख्या है 15। देखो 125 तक तो आप लिख लेना और ऐसे गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक में 34। ये देखो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपको याद करना, अगर आपसे याद हो तो कर लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जी। अगला देखो, सहभाज्य संख्या नहीं पढ़नी, अपने मैटर तो पूरा देना है, जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कोई दो ऐसी संख्याएं, अगर मैं ये लिखूं 5 और 6, कोई एक ऐसी संख्या जो इन दोनों से नहीं कट रही हो। देखो 6 3 से कटेगा तो 5 नहीं कटेगा, 5 5 से कटेगा तो 6 नहीं कटेगा। मतलब कोई एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। लगातार आने वाली संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती है, जो साथ है और कटती नहीं है, जैसे दो लड़कियां हैं। ठीक है ना, जैसे दो लड़कियां हैं, मतलब एक पढ़ रही है तो दूसरे को नहीं पढ़ने देगी। ठीक है ना, लड़की नहीं लड़के के केस में मान लो कि एक लड़का है दूसरे लड़के को नहीं पढ़ने देगा, ऐसे मान लो लड़कियां तो एक दूसरे को, अलग बात है। अब ये टॉपिक अपने सिलेबस में अच्छी तरह मेंशन किया हुआ है, वास्तविक और व परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब आपको पुरानी जो मैंने गला फाड़ा है उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। यहाँ पे वास्तविक संख्या लिखा है, परिमेय संख्या लिखा है, ये दोनों तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी 100%, क्योंकि दो अपने एक दिन सारा दिन काम ही इसी पे किए। अगर ये आपको पता नहीं होता तो इधर कुछ नहीं आता, सब खाना खाली था। इसने बोला है वास्तविक व परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार तो समझते हो, अगर मैं ये बोलूं 1/3, तो 1/3 को मैं दशमलव प्रसार करूं तो 0.3333 ऐसे आएगा। मतलब यहां से ऐसे ये बनाना हो तो अपने ऐसे कर सकते हैं, क्या शर्म वाली बात है। एक आएगा फिर पॉइंट लग के फिर 0.3333 ऐसे चलता जाएगा। अब सर हमें बताया, पता है एग्जामिनर ने क्या है कि अब इससे ये बना के दिखाओ, इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार से परिमेय रूप में लिखना, इसको बोलते हैं परिमेय रूप में लिखना। परिमेय रूप में, अब परिमेय रूप क्या होता है जी? 2 दिन हो गए, एक दिन हो गया पढ़ते को, P/Q रूप, P/Q रूप में, P/Q रूप में, ये कौन सा रूप है? ये दशमलव प्रसार है, इसको बट्टा में लिखना है, P/Q में लिखना है इसको। अब ये कैसे लिखेंगे ये मैं आपको अब अगली स्लाइड में करवा देता हूं। देखो 0.333 को परिमेय रूप में लिखना है भाई, 0.333 को परिमेय रूप में लिखना है। आवर्ती आ रही है समान, या समान आवर्ती दे हमारे को, या फिर टर्मिनेट हो जाओ, तो आपको बोलेंगे परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या तो है 0.333, ऐसे एक संख्या है। तो सबसे पहले इसको है ना थोड़ा समेट के लिख दो, जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर बार लगाना है। पुनरावृत्ति हो रही है 3 पे बार लगाना है, यानी अगर मेरे को कोई ये लिख के देना तो मैं इसको ये समझूं, परिमेय रूप में लिखना है, परिमेय रूप में लिखना है। देखो संख्या लिख दो जो दशमलव के बाद रिपीट हो रही है, संख्या जो दशमलव के बाद है ना वो संख्या लिख दी, जितनी संख्याओं पे बार है ना उतने नीचे 9 लगा दिए। अब इसको कर दो सोल्व, कट गया 1/3 से, तो ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कट गया 1/3 से तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इतना ही काम करना है, जिस पे बार लगाया ना उसके नीचे 9 लगा देंगे। अब पीछे वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो
प्लेन वाले हैं, फिर दो दो के अंदर आवर्ती हो रही है, फिर तीन तीन में आवर्ती हो रही है। अपने को ऐसा क्या करना है, ये क्वेश्चन कर लिया। अब अगला क्वेश्चन करके देखो। जो जो स्टूडेंट लाइव है ना ऐप के अंदर, या जहीं जहां भी यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं, आप सभी रफ कॉपी निकालो और इसका उत्तर करो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। 0.484848 और डैश 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 यानी रिपीट हो रहा है। तो इसको सबसे पहले तो मैं समेट के लिखना चाहूंगा भाई। 0.48 के ऊपर बार, मैंने बोला है जो बार वाली संख्या है उसको लिख लो, बटा में जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लगा दो बस। 99 लगा दिया। अब करना है सोल्व। कैसे काटोगे? 16 तिये 48 और यानी तीन के पहाड़े से तो कटेगा ही। 33 16 यानी 16/33। इससे आगे नहीं कटेगा। पी बटा क्यू रूप में लिख दिया। ये अपना आंसर है, 16/33 इसका आंसर आएगा। इतना सा काम करना है। वन बाय वन स्टेप चलते जा रहे हैं। दो क्वेश्चन कर लिए, तीसरा क्वेश्चन देखो। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है? 0.4354 35435। अब देखते हैं इसमें पुनरावृत्ति दिखा रहा है क्या। पुनरावृत्ति दिखा रहा है तभी तो भिन्न रूप में लिखने को बोला है। राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी है क्या? सीधा नहीं लिखा जाए, यहाँ से देखने तो लगता है कि सीधा लिख रहा हूँ भाई। 0.435 435 435। ठीक है, कोशिश की है वैसे। 0.435 के ऊपर लगा दिया बार, 435 के ऊपर लगा दिया बार। मैंने बोला है जो जो संख्या है उतने, जिन संख्याओं पे बार है उतने नीचे 9 लगाने हैं, तो इसमें 3 बार 9 लग जाएगा। अब इसको काटना है। देखो कितने से कटेगा, 3 के पहाड़े से तो 100% कटेगा। 3 एकम 3, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 145/333। अगर 3 के पहाड़े से और कट रहा हो ना तो आगे काट दो, वरना इस आंसर को यहीं पढ़ाने दो। यही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये पी बटा क्यू रूप में आ चुका है। पी बटा क्यू, नीचे वाला जीरो नहीं है, दोनों पूर्णांक भी है। पी और क्यू किसको बिलोंग करते हैं? जेड को। और आपस में नहीं कट रहे तब तक काटते रहेंगे। 3 के पहाड़े से 111, 4 तिये 12 बच के 2, 25 5 से नहीं जाएगा, इससे बाद नहीं कट रहे। तो यही तो परिभाषा है परिमेय संख्या की। सापेक्षिक है, बात होनी चाहिए, आपस में नहीं कटने चाहिए, तब उत्तर माना जाएगा। वो आपस में कटते हैं तो वो फाइनल उत्तर नहीं है। अगला देखो, टाइप आ गया दूसरा। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि ये रट्टा मारने वाली सी बात है कि सर 99 हर क्वेश्चन के नीचे कैसे लिख रहे हो? तो इसका है ना कारण आपको बता देता हूँ, शायद आपको कारण नहीं पता हो। अगर मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ, शुरू शुरू वाला लेते हैं, हमने आसान क्वेश्चन से समझो। 0.33 है, इसको परिमेय रूप में लिखना है। तो इसको अपने ऐसे किया था, 3 के ऊपर 12 आ गया, फिर 3/9 लगा दिया। अब ये 9 क्यों लगाया, ये चीज आपको समझानी है। इस सारे के बराबर में है ना क्या मानो? एक्स मानो। इस सारे के बराबर में आप मानो एक्स। मान लिया ये जो परिमेय संख्या बनेगी वो एक्स है। अब इसको समीकरण 1 मान लिया। इसको क्या किया? 10 से गुणा किया तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा। 3.333 ऐसे आवर्ती देता रहेगा। और इधर x को 10 से गुणा करोगे तो 10x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है ना? इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ। किसमें से? समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 घटानी है। ठीक है, कौन सा कलर दिखेगा? यही दिखेगा। ठीक है, 2 में से 1 घटाओ। देखो 10 में से 1 x गया, 9x। 9x बराबर क्या आ जाएगा? ये देखो .333 ये उठ जाएगा, इधर वाला उठ जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 3/9 आ जाएगा। देखो बात वहीं आ रही है, इसको 3/9 है, इसके बटा में 9 लगाते हैं। तो अपने क्या है, इतना झमेला करने की बजाय अपनों ने एक शॉर्ट ट्रिक याद रख ली कि जितने पेड़ आवर्ती है ना उतने 9 लगा दो। अगर आवर्ती नहीं आई तो फिर अपने आगे करेंगे क्वेश्चन। तो फिर अपने आगे तो करेंगे क्वेश्चन, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। देखो इसमें पहले 4 आके और फिर अगली संख्या को आवर्ती दे रहा है, इसको परिमेय रूप में कैसे लिखना है। फिर दो संख्याएं कांस्टेंट के जैसी आके फिर आवर्ती दे रही है, तो उसको परिमेय रूप में कैसे लिखना है। 4 7 8
फिर 7 8 7 8 7 8, ठीक है ना। 4 लिख के फिर 78 78 78 ऐसे चलता जा रहा है, तो इसको परिमेय रूप में कैसे लिखना है? तो इसको अपने 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखोगे। 0.43 है, इसको ऐसे लिखो। ये अपने नंबर दे रखा है एक, ठीक है ना। तो 0.43 जिस संख्या की आवर्ती हो रही है उसके ऊपर बार लगाना है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब इसको वैसे का वैसे ही करना है। 43 का 43 लिख दो, बटा में लगाओ 9, जितने पर बार है, मैंने बोला जितनी संख्याओं पे बार है उसके नीचे 9 लगाना है। 3 संख्या के ऊपर बार है तो नीचे एक 9 आ गया, और जिस संख्या पे बार नहीं है उतने लगाने हैं 0। 2-3 क्वेश्चन करो, तरीका याद रह जाएगा। फिर से करके देखो। अगर आपने कोई संख्या लिखी है 43, तो 43 तो 43 ही लिख दिया। जिस संख्या पे बार है उतने नीचे 9, जिस संख्या पे बार नहीं है जितनी पे उतने 0। और घटाना क्या है? ऊपर वाली संख्या में से जिस संख्या पे बार नहीं है यानी 4 को घटाना है। इतना काम अगर कर दिया ना बस। 39/90। 13 तिये 39 और 30 तिये 90। 13/30 P/Q रूप आ गया, अपना आंसर निकल गया। ये अपना क्या आएगा? आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और करो, आगे तरीके सब समझ में आते रहेंगे। देखो 0.2566 और रिपीटिंग है। जितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो, जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो उस संख्या पे बार लगाएंगे। मैंने बोला 256 तो 256 ही लिखो। जिस संख्या जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने माइनस करो, माइनस का 25। और जिस संख्या पे बार है उतने नीचे लगानी है 9। और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने लगाने हैं 0। देखो, एक संख्या पे बार था, एक 9 लगा दिया। दो संख्या पे बार नहीं है उतने 0 लगा दिए। ऊपर वाली संख्या में से जिस पे बार नहीं था उतने कर दिए माइनस। 256, 25, 1 3 2, 231। 231 को 231 ही बचा क्या? 231 को 900 से भाग करना है। अगर कटता है तो काट दो, नहीं तो इसको यहां भी छोड़ सकते हो। किससे कटेगा भाई? दिमाग लगाओ। 3 के पहाड़े से ही 100% कटना चाहिए। तो 7 तिये 21 बच गया 2, फिर एक 7 तिये 21, 77 कट गया 300। 900 को 3 से काटोगे ना तो ये तो 77 आ गया, और ये आ गया 300। तो 77/300 अपना आंसर आ गया। इससे आगे ये नहीं कट रहा क्योंकि 77 कटेगा 11 के पहाड़े में, और ये 11 से नहीं कटेगा। तो क्या आ गया? P/Q रूप आ गया। तो ये अपना क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। तीसरा टाइप देखो। तीसरे टाइप का आंसर क्या रहेगा? 0.478। 0 पॉइंट क्या आएगा? 0.4788787। 0.4, 78 78 की आवृत्ति आ रही है ना। 78 की आवृत्ति आ रही है तो 78 78 मैंने लिख दिया। मैंने बोला है संख्या तो वैसी की वैसी लिखनी है, माइनस क्या करना है? जिसके ऊपर आवर्ती सॉरी बार नहीं हो। 4 के ऊपर बार नहीं है, 4 माइनस कर दिया। जितनी संख्या पे बार है उतने नीचे 9 लगा दिए। जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0 लगा दिए। एक संख्या पे नहीं है तो एक 0 लगा दिया। अब क्या आ गया? 474। 4 घटा दिया, बटा में 990। इसको क्या काट सकते हो क्या? इसको काट सकते हो क्या? ये देखो, इसको चेक करो, काट सकते हो क्या? 3 एकम 3, 5 तिये 15 और 8 तिये 24, कट जाएगा 3 पे। 3 एकम 3 बच गया 1, 5 तिये 15 बच गए 2, 8 तिये 24, 330। 558 को 330 से भाग करना है। 558 को 330 से भाग। इससे आगे क्या कटेगा क्या? ये 3 के पहाड़े से काटने की कोशिश करो। 11 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा। 5 तिये 15, फिर 8 नहीं जाएगा, ये 333 तो चलो चला जाएगा। ये नहीं कटेगा तो अपना आंसर यही है, P/Q रूप में आ गया। आगे कट नहीं रहा, दोनों पूर्णांक है और नीचे वाली संख्या भी 0 नहीं है। तो P/Q रूप परिमेय रूप कैसे भी मानो। आगे देखो, 1.5666 को परिमेय रूप में कैसे लिखना है? अब तक कैसे क्वेश्चन चल रहे थे?
अब तक ऐसे वाले क्वेश्चन चल रहे थे, समानावर्ती आ रही हो, दो दो समानावर्ती आ रही हो, उसके बाद क्या आ रहा था, 1.1, फिर 3 3 3 आ रहा हो, एक छोड़ के समानावर्ती आ रही हो, दो छोड़ छोड़ के समानावर्ती आ रही हो। अब देखो सारे जीरो के उधर का काम चल रहा था, अब जीरो से पहले भी कुछ ना कुछ संख्या दे दी, देखो क्या दे दी। अच्छा ये क्वेश्चन है ना, इसके इसको थोड़ा और इम्प्रूव करूंगा कि आपको मिक्स ना हो पाए, है ना। ये कलर तो दिख ही रहा है, ये प्रश्नों का नंबर है, आप अंकों के साथ मिक्स मत कर देना, ठीक है ना। क्वेश्चन तो इधर वाले हैं। अब जो क्वेश्चन आपके आए हैं ना, वो मैं आपको वन बाय वन सोल्व करवा देता हूँ, कुछ भी नहीं करना, मेथड तो वही रहेगा, मेथड तो वही रहेगा आंसर का, मेथड तो दोस्तों वही रहेगा। किसी को सर जी पहाड़े कहाँ तक याद करने हैं, पहाड़े 10 तक याद कर लो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो ना तो 10 तक याद कर लो, एलडीसी सीईटी वगैरह वगैरह की भी साथ में करते हो तो आप 15 तक याद कर लो, उससे ज्यादा कोई आप टाइम खराब करने वाली बात है, उससे ज्यादा कोई इसका रोल नहीं रहेगा। पहाड़ों का इसमें एसएससी में, बैंक में, रेलवे में इतना ज्यादा रोल रहता है, अपने इतना ज्यादा नहीं रहता। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी हो ना, उनको चाहिए पढ़े। जैसे आपको 18 का पढ़ा 9 तक पढ़ना है तो गुणा भी तो करके देख सकते हो। आपको टाइम जीके वगैरह में, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में वहां लगाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो पढ़े 15 तक कर लो, इसके 10 तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जीरो, 1.5666000, सॉरी डैश डैश डैश, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें बस आगे एक आ गया और कोई चक्कर नहीं है। इसको क्या करना है, सबसे पहले तो समेट के लिखना ही है। 1.56, 6 के ऊपर पुनरावर्ती, 6 के ऊपर आवर्ती आ गई, एक को प्लस करना है, जो आगे संख्या है ना उसको प्लस करना है, बाकी वही का वही। 56 का 56 लिखा, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको कर दिया माइनस, और जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लगा दिए, और बच गया तो एक जिस पे बार नहीं है उतने 0 लगा दिए। वन बाय वन करना है ना, 25 तक याद है तो बल्ले बल्ले। 1+51/90, 1+51/90 ये आ गया। अब 17×3=51, क्या 17×3=51, 30×3=90, 30 और एक, 30 को 1 से गुणा किया, 30, 30 और 17 कितने, 47, 47/30, 47/30 p/q रूप आ गया, तो ये अपना आंसर आ गया। नीचे 30 नहीं, आपस में नहीं कट रहे, ऊपर अभाज्य संख्या है, नीचे भाज्य संख्या है, कट ही नहीं रहे आपस में। कुछ नहीं करना, अगर पहले आ जाए तो +1 कर देना, बाकी सारा जोल वही रहेगा। कमेंट करके बताओ, मैं थोड़ा तेज तो नहीं चल रहा। सर आपने कितने 7 क्वेश्चन करा दिए और हमें समझ में नहीं आ रहे, ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना। अपनी तरफ से तो मैं आराम से चल रहा हूँ, अगर आपको ऐसे लगता है कि सर फास्ट चल रहे हैं तो मैं थोड़ा और स्लो कर देता हूँ। आपको पढ़ना है, मेरा तो कितनी बार पढ़ा हुआ है पता ही नहीं। कमेंट करके बताओ मैं तेज तो नहीं चल रहा क्या। अपने अपने कमेंट करने हैं भाई, सभी के कमेंट आना इनविजिबल है, एक दूसरे के कमेंट नहीं दिखते। ठीक है भाई, देखो 2.3, क्या आ गया 2.3। हेलो, आवाज तो सही चल रही, ठीक है। 2.3454545 ऐसे दे रखा है। देखो जो पॉइंट के इधर है ना उसको करना है प्लस, 2+3 को छोड़ के बाकी आवर्ती दे रहा है, तो इसको समेट के लिखना था ना, 2.345 के ऊपर बार, तो 2 प्लस कितना आएगा, 2+345, माइनस क्या करना है जिस पे बार नहीं है, सिर्फ 3 पे बार नहीं है, नीचे 9 उतने लगाने हैं जितनी संख्याओं पे बार है, तो दो संख्याओं पे है तो ये है, फिर 0 आ गया। 2+2 342, 345 में से 3 गए 242, और नीचे बच गए 990। अब ये कट सकते हैं तो काट दो,
तीन एकम तीन, वो कट जाएंगे तीन से आराम से। तीन एकम तीन, फिर तीन एकम तीन, फिर चार तीय 12, फिर आएगा 330। 990 और 114 कितने होते हैं? ये फिर कटेगा या नहीं कटेगा? कट जाएगा। तीन तीय 9, आठ तीय 24 और 110 आएगा कितना? 220 प्लस 38 बटे 110 बटे 110, ये आएगा 468, सॉरी 268। 268 को 110 से, अब ये आप काट के देखो भी, कैलकुलेशन तो लंबी हो रही है। 268 को 110 से और काटो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 110 से, ये दो के पाड़े में तो कट ही रहा है, दो के पाड़े में कट रहा है ये, एक तीन चार, 134, और ये कट रहा है 555 पे, तो 134/55। 134/55, जब तक काटना है तब तक रुकना जाए, काटेंगे तब तक, जब छोड़ेंगे नहीं उतने, तो वो वाली बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं उतने तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक काटते जाओ तब तक ये रुक ना जाए। नो सर, ओके, फिर निर्लप जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा स्पीडली करता हूँ, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन करते जा रहे हैं अपने, चार तीन तीन तीन। फर्स्ट ग्रेड वालों ध्यान रखना, बाकी लोगों से आपकी मैथमेटिक्स बहुत अलग है। कोई कोचिंग में किसी के साथ कंबाइन बैच चल रहा हो ना, वहां मत बैठ जाना, जाके अपना नुकसान करवाओगे, खुद का टाइम वेस्ट करोगे। कोचिंग वालों का क्या जाएगा, इकट्ठी फीस में सभी का काम खत्म कर रहे हैं। अगर वैसे काम चल रहा होता तो मैं वीडियो आपकी वहीं से वहीं उठा के डाल देता उसमें। अब मैंने अलग से पीपीटी बनाई, अलग से वीडियो बनाई, ठीक है ना? तो उसका थोड़ी सी वैल्यू रख लेना, कि मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ, मेरे को कोई और लाभ हो रहा है। फर्स्ट ग्रेड वालों का अलग बैच है, तो अलग ही पढ़ाना चाहिए, सिलेबस भी अलग है, और क्वेश्चन भी अलग तरीके के आते हैं, सभी चीज को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना? सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये कटेगा क्या? ये तीन से तो नहीं कटेगा भाई। तीन दूने छह, तीन एकम तीन, फिर 13 नहीं कटेगा। अच्छा, मैंने माइनस नहीं किया, सॉरी भाई, माइनस नहीं किया। माइनस करना है 64 को, जिस पे बार नहीं है, तो ये आएगा 3 + 343 में से 643 में से 64 माइनस करना है। 9, 13 में से 6 गया 7, और ये आ जाएगा 579, यही आएगा क्या? 13 में से 4, 9 और 4 13, 13 में से 6 गए 7, 5, 579, 579 अपॉन 900। कैलकुलेशन करते रहो, कैलकुलेशन है ना थोड़ी लंबी जरूर जाएगी बोर्ड के ऊपर, कई बार क्या है, कैलकुलेशन हो सकता है आप करेक्ट कर दो और मैं गलत कर दूं, हो सकता है मैं ही सही करूं आप गलत कर दो, तो आप खुद की कैलकुलेशन करो। तीन एकम तीन, दो नौती है 27, अब तीन से कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। तीन एकम तीन, बच गए दो नौती है 27, फिर तीन तीय 9, ये आएगा 300 पे, अब नहीं कटेगा। 900, 1000 और 1093, तीन तीय 900 और 100,000, 1093, 1093 अपॉन 3000, सॉरी 00। तो ये अपना P बटा Q, अगर आगे नहीं कट रहा तो ये अपना आंसर है। परीक्षा के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आगे नहीं कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कटना चाहिए। कमेंट नहीं करो ना, नो सर, ठीक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, अब तक है ना बार पॉइंट के बाद पढ़ रहे थे अपने, है ना? ऐसे 0.3 का बार, 0.67 का बार, पॉइंट के बाद बार पढ़ रहे थे, पॉइंट से पहले बार पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? पॉइंट से अगर पहले बार अगर आपके सामने आ जाए ना, तो उसका मतलब है वो संख्या माइनस की है, प्लस की नहीं है, या पुनरावृत्ति नहीं हो रही। देखो दो का बार, दो का बार है, 0.34 लिख रखा है, इसका मतलब माइनस का दो, प्लस का क्या है 0.34, इसका मतलब होता है ये, ठीक है ना? ऐसे मतलब होता है इसका। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मिक्स मत करना। आसान क्वेश्चन है, बस एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो। देखो बार वालों को अलग रखता हूं, माइनस का दो, माइनस का 6,
-5 -9 प्लस, अब जो जो पॉइंट के बाद वाले बच गए 0.34, ऐसे क्या है, इनको समेटना आसान है। 0.75, 0.89 प्लस 0.32। अब देखो, दो और 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 5 कितना हो गया, 22। 17 और 5 -22, -22 प्लस का कितना, 0.34, 0.75, 0.89, 0.32। 9 और 2 11 और 5, 11 और 5 16 और 4 20, बच गए 2, 5 और 7 12, 12 और 8 20 और 23, तो 2 और 3, तो 2 पॉइंट के बाद 0 है, तो 2.30 आ गया, 2.30। अब देखो, यहाँ थोड़ा सा है ना, आप ध्यान से देखना, माइनस का 9.70 बचेगा। यहाँ पे ऐसे नहीं कि देखो 22 है, यहाँ 2 है, 20.30 कर दो या 20.70 कर दो, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन की शायद हैबिट नहीं होगी, मैथ के स्टूडेंट नहीं हो। तो वैसे आप माइनस करके देख लेना, देखो ऐसे 22 है ना, ऐसे 22 लिख के, 22.00 ऐसे लिख के, और ये माइनस का है, और 2.30, ऐसे कैलकुलेशन करना, ताकि मिस्टेक होने का चांस ना रहे, कि यहाँ तक कर लिया। अब देखो, इस माइनस को हटा के है ना, बार लगा दो, जैसे शुरू के अंदर अपनों ने किया था ना, कि बार हटा के माइनस लगाया था, माइनस हटा के बार लगा दो, तो ये अपना आंसर बनेगा। ठीक है ना, ये तरीका है। अब ये क्वेश्चन कवर हो गया होगा, कुछ नहीं करना, बार अगर पॉइंट से पहले है तो माइनस लगाते जाओ, बाकियों को वैसे का वैसे, दोनों को अलग अलग जोड़ के, घटाव करके, माइनस हटा के बार लगा दी, इतना ही काम है। आगे देखो, टाइम अपना काफी हो गया, और ये जो अगला जो टॉपिक है ना, ये भी थोड़ा सा एक दिन का टॉपिक है, कल अपने सारे क्वेश्चन करके पहला टॉपिक खत्म करेंगे, 2 नंबर आपके पक्के हो गए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, 110% गारंटी है और विश्वास है मेरा। बाकी क्या कर सकते हैं, भगवान के हाथ में है। अब मैं एक अनाउंसमेंट और कर रहा था कि टेलीग्राम के ऊपर अपनी है ना पीडीएफ अवेलेबल होती है, पीडीएफ शीट, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये विद सॉल्यूशन, ये शीट है ना, इसको मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम में, भंबू सर हिंदी क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ये लोगो लगा होगा वहां पे, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, तो लाइक जरूर कर देना। जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट है, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ताकि ये वीडियो सजेस्ट होती रहे और जरूरतमंद तक पहुंचती रहे, क्योंकि निःशुल्क बैच है हमारा, इसमें कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, जो भी है स्टूडेंट हित के अंदर होगा। ठीक है, टेलीग्राम में आप, मैं डाल देता हूँ, वहां से आपको अगर चाहिए तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ से आपको सेव कर दूंगा मैं। ठीक है, तो बम्बू सर हिंदी क्लासेस ऐप पे बने रहिए। थैंक यू।